स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अबाउट पीसीआर। अब हम इस वीडियो में पीसीआर के आगे वाली टेक्निक को पढ़ेंगे, दैट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। तो सपोज हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के साथ में एक फॉरेन जीन है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको इंट्रोड्यूस कराना है किसी भी होस्ट सेल के अंदर। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। रेसिपिएंट सेल्स को आप सबसे पहले कॉम्पिटेंट बना लो। कॉम्पिटेंट मीन्स कि वो रेसिपिएंट सेल जो है आसानी से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपनी बॉडी के अंदर टेकअप कर ले। अंडरस्टैंड? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ होगा? रेसिपिएंट सेल के बाहर मीडियम के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमारा, ये वाला, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ जाना है? रेसिपिएंट सेल के अंदर जाना है। तो वी मस्ट मेक द रेसिपिएंट सेल कॉम्पिटेंट टू रिसीव द recombinant DNA. If a recombinant DNA bearing gene for resistance of an antibiotic is transferred into E. coli, the E. coli will become transformed into ampicillin resistant cells. तो मान लीजिए ये जो हमारे सामने रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसमें यहाँ पर एक ग्रीन वाला पार्ट मैंने शो करा है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए है। तो जब ये प्लाज्मिड जिसके पास फॉरेन जीन है, ये प्लाज्मिड अंदर आ जाएगा ई कोलाई के, तब क्या होगा? देखो उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, तो ये जो अपना ई कोलाई है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और ई कोलाई के पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसा होने पर हम आसानी से इस ई कोलाई को अलग से हम रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई है उन्हीं के पास ऐसा प्लाज्मिड है जिससे हमको जीन प्रोडक्ट मिलेगा। बिकॉज हमें प्रोडक्ट किस जीन का चाहिए? हमें इस जीन का प्रोडक्ट चाहिए, ये जो जीन है, और ये कौन से ई कोलाई के पास होगा? जो ट्रांसफॉर्म्ड होगा। अंडरस्टैंड? तो ई कोलाई सेल्स, द होस्ट सेल्स, become transformed into ampicillin resistant cells. Now, if we spread the transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformants will grow, untransformed recipient cells will die. Since due to the ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin, the ampicillin resistance gene is called as selectable marker. तो यहाँ पर आप पहले ही पढ़ चुके हो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो, इन दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज सिलेक्टेबल मार्कर्स और आसानी से ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका ध्यान रखिए, ये पहले ही भी टेक्निक हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल आप जब करते हो तो उसके बाद आप जो है ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, एंड सिलेक्टेबल मार्कर्स आर ऑफन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो अब आपने ये सब जो काम किए हैं, क्यों किए हैं? आपने इसलिए किए हैं कि आपको एक फॉरेन जीन प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई प्रोटीन चाहिए, है ना? तो व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू द क्लोनिंग वेक्टर and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied. In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein. Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. तो जो भी अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको एक्सप्रेस होना चाहिए, उसको प्रॉपर कंडीशंस मिलनी चाहिए ताकि जो हमारा ये फॉरेन जीन है ये प्रोटीन बना सके, और वो प्रोटीन हमें लार्ज अमाउंट में मिलना है, तभी तो हमारा काम होगा। वी नीड दैट इन लार्ज अमाउंट,
and for that we must provide good conditions. Okay, the foreign genes gets expressed under appropriate conditions. The expression of foreign genes in host cells involve understanding many technical details. तो आइए इसको समझते हैं कैसे किया जा सकता है. After having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce the expression of target protein, one has to consider producing it in a large scale. तो मान लीजिए आपके पास एक इकोलाई है. इस इकोलाई के अंदर उसका अपना ओरिजिनल डीएनए है और इसके अलावा उसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी प्रेजेंट है जो आपने प्लाज्मिड उसके अंदर इंसर्ट कराया था. तो ये ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई है, ठीक है ना. अब इस इकोलाई को जब तक आप लार्ज नंबर में मल्टीप्लाई नहीं कराओगे तब तक आपको लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे. तो आपका टारगेट है कि इस इकोलाई को के कल्चर्स को आप डेवलप करो और इसको लार्ज स्केल पर आप ग्रो करेंगे, ठीक है. तो इफ़ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलॉगस होस्ट इट इज़ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी एक होस्ट के अंदर अगर आप किसी प्रोटीन को डेवलप करा रहे हो बाय अ प्रोटीन एनकोडिंग जीन तो उस प्रोटीन को आप बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. यानी हमारे रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है इससे जो प्रोटीन बनेगा हमारे इस वाले जीन से जो कि फॉरेन जीन था तो उसको प्रोटीन को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. The cells harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale in lab. आप एक छोटे से स्केल में छोटे स्तर पर आप क्लोन्ड जीन्स वाले सेल्स को आप कल्चर कर सकते हो और इससे आप स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन्स को आप निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. फिर आप उसको प्यूरिफाई करा सकते हो अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करके. लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज़ से अगर आप चाहें तो आपको एक लार्ज स्केल पे काम कराना होगा. ओके, तो ये जो सेल्स होते हैं इनको कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम के अंदर मल्टीप्लाई किए कराया जा सकता है जहाँ पर जो भी मीडियम है जो कि इस्तेमाल होता जा रहा है उसको लगातार हटाते रहते हैं और फ्रेश मीडियम को साइड से ऐड करते रहते हैं. तो एक कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम क्या होता है विच प्रोवाइड्स कंटिन्यूस इनपुट ऑफ द मीडियम containing nutrients and the used medium is taken out from another side. तो इससे क्या होता है जो हमारे सेल्स हैं वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहते हैं और अपना प्रोडक्शन एक अच्छे लेवल पर करते रहते हैं. तो इस प्रकार का जो कल्चर मीडियम है इसमें आप किसी भी एक डिज़ायर्ड प्रोटीन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हो. स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स. अब आप सोचो कि अगर आपके पास स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेंगे क्या? आंसर है नो. तो अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको बायो रिएक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम्स को हैंडल किया जाता है. यानी जो कल्चर्स की वॉल्यूम है वो 100 से 1000 लीटर्स तक हो सकती है. इतने ज़्यादा बड़े वॉल्यूम जो कल्चर्स के होते हैं तो जब आप इनको प्रोसेस करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं. तो बायोरिएक्टर्स क्या हैं? दे कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल एंजाइम्स एट्सेट्रा. तो एक बहुत बड़े बड़े वेसल्स के तौर पर ये होते हैं बायोरिएक्टर्स जहाँ पर आप रॉ मटेरियल्स को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप कुछ एंजाइम्स बनाना चाह रहे हों या कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स आप बनाना चाह रहे हों, ठीक है ना. और इसमें आप माइक्रोबियल प्लांट सेल्स का यूज़ कर सकते हैं, प्लांट सेल्स का यूज़ कर सकते हैं, एनिमल सेल्स का यूज़ कर सकते हैं या ह्यूमन सेल्स का यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप प्रोटीन्स को डेवलप कर सकते हैं. A bioreactor provides the optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth conditions such as temperature, pH, substrate concentration, salt concentration and vitamin, oxygen. तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो सब यहाँ बायोरिएक्टर में कंट्रोल्ड होते हैं और इसके हेल्प से आप
ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हो, लार्ज स्केल पर काम करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स आपको मिलते हैं। जो बायोरिएक्टर्स के डिज़ाइन है वो आपके सामने डिस्कस किए गए हैं। यहाँ 2 टाइप के डिज़ाइंस आपके सामने डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है सिंपल स्टेर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिसके अंदर आप देख रहे हो स्टीयरिंग की जा रही है, यानी लगातार घोला जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मोटर लगी हुई है टॉप पर। ये हमारा बायोरिएक्टर है, ये वेसल है। इस वेसल के टॉप पर आप देखेंगे मोटर लगी हुई है, और जब ये मोटर वर्क करती है तब क्या होता है, तब आपको यहाँ पे इम्पेलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये इम्पेलर्स जो हैं लगातार अपने ब्लेड्स को रोटेट करते हैं, मूव करते हैं। तो देखिए इस तरह से मूवमेंट होगा। जब मूवमेंट होगा तो अंदर जो कल्चर है वो भी लगातार मूव करेगा। जो ऊपर वाले इम्पेलर्स हैं ये फोम ब्रेकर के तरह काम करते हैं, यानी ऊपर जो झाग आ जाता है यहाँ पर उसको लगातार ब्रेक करने का काम ये करते हैं। यहाँ पे कुछ इनपुट्स हैं, जैसे यहाँ से आप पीएच को बैलेंस कर सकते हो, जैसे कि आप एसिड या बेस डाल के जो भी पीएच है अपने मीडियम का उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ से एसिड या बेस का इनपुट किया जाता है। यहाँ से हम स्टरलाइज कर सकते हैं किसी भी कल्चर मीडियम को। हम स्टीम को यहाँ से भेजेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो अपना कल्चर मीडियम है ये स्टरलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक लार्ज वेसल है हमारे सामने। इस वेसल के अंदर अगर हम किसी भी ई कोलाई को, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई है, अगर हम उसको कल्चर करना चाहते हैं तो हम लार्ज स्केल पे कल्चर कर सकते हैं, और उससे फिर हमको लार्ज स्केल पे ही प्रोटीन्स का प्रोडक्ट मिलेगा, और ऑप्टिमल कंडीशंस को हम इसके अंदर मेंटेन भी करते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल स्टेर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ऐसे ही एक होता है स्पार्स्ड स्टेर्ड टैंक बायोरिएक्टर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी सारी जितनी भी ये कंडीशंस हैं ये सारी यहाँ मेंटेन हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि यहाँ पर बबल्स को रिलीज़ किया जाता है, और जो बबल्स रिलीज़ होते हैं, देखो यहाँ नीचे से आपको दिखाई दे रहा है, ये डिवाइस है, इससे बबल रिलीज़ होते हैं। ये बबल्स जब ऊपर जाते हैं तो जो सरफेस एरिया है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र का उसको बढ़ाते हैं। दे ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया। Increased surface area for oxygen transfer help in increasing the rate of reaction, and so the product can be taken out very easily and in a fast manner. तो sparged stirred tank bioreactor में there is use of bubbles which help in obtaining the product at a fast pace. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझाई गई हैं इस पैरा में, ध्यान से समझना। A stirred tank reactor is usually cylindrical with a curved base to facilitate the mixing of reactor contents. जो भी कंटेंट है रिएक्टर के अंदर वो लगातार मिक्स होते रहेंगे, तो हमें आसानी से इसको चलाने में हेल्प मिलेगी, और जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होंगे। ऑक्सीजन भी इजीली सारे सेल्स तक पहुँचेगी। The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled to the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, a foam control system, temperature control system, pH control system, and sampling ports. So, small volumes of the culture can be withdrawn periodically. तो यहाँ पर से आप सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, मतलब सैम्पलिंग पोर्ट्स भी होते हैं जहाँ से सैंपल बार बार इसका निकाला जाता है और उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि कितना कंसंट्रेशन प्रोटीन का हो गया है या पीएच कितना है मीडियम का, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने ये बायोरिएक्टर्स हैं, यहाँ पर लार्ज स्केल में प्रोटीन्स का फॉर्म किया जाता है। लास्ट स्टेप इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड टू ऑब्टेन अ फॉरेन जीन प्रोडक्ट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. After completion of the biosynthetic phase in the bioreactor, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. तो अब क्या होता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है बायोरिएक्टर से, उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करना होता है मार्केट में भेजने से पहले। इसके अंदर आप प्रोडक्ट को सबसे पहले सेपरेट करते हो। कोई भी प्रोटीन है, सपोज मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ तो मतलब प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोटीन हो सकता है। तो उस प्रोटीन को आप सबसे पहले क्या करोगे, सेपरेट करोगे। उसके बाद क्या होगा, प्यूरीफाई करोगे आप उसको, है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब लास्ट में होने वाली प्रोसेसिंग, विच इज़ नेसेसरी. द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड
विथ सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स, तो उसमें आप अच्छे से प्रिजर्वेटिव्स ऐड करोगे ताकि जो प्रोडक्ट है हमारा वो स्टेबलाइज हो जाए. ईच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स. तो जो भी प्यूरिफाइड प्रोटीन्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपने बनाए हैं, आपको उनका क्लिनिकल ट्रायल भी कराना होगा ताकि एक अप्रूवल आपको मिले प्रॉपर, और मार्केट में आप इसको मार्केटिंग इसकी प्रॉपर तरीके से कर पाएँ. इसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हो सकती है प्रॉपर तरीके से, ताकि सारे प्रोडक्ट के अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं वो सब सही है कि नहीं, प्रोडक्ट टेक्निकली एकदम सही है कि नहीं, वो सब चीज़ें जांच लेनी चाहिए. एंड द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. यानी हर प्रोडक्ट जो होता है उसकी जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का तरीका है या क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो वेरी करते हैं, यानी हर प्रोडक्ट के अलग अलग होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने अभी इस चैप्टर में ये समझा कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से किसी भी फॉरेन जीन प्रोडक्ट को बनाते हैं और फाइनली उसको कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसको बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म में ले आते हैं और उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से रेडी कर देते हैं ताकि उसका यूज़ किया जा सके.